इसके बाद बच्चों कहते हैं दो प्रोजेक्टाइल्स हैं ए और बी, उनको हम लोगों ने θ1 और θ2 एंगल पर थ्रो किया है विद वेलोसिटी v और 2v के साथ। द बॉल्स कवर द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिफोर रिटर्निंग टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, यानी उनकी रेंजेस भी सेम होंगी। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ डी कितना होगा? बच्चों पहली बात, रेंज का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अच्छा, v स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी होता है ना। अच्छा, अब वी ए जो है वो कहते हैं लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी को उसने u बोल दिया है, थीटा जो है वो ये है। अच्छा, वी ए जो है वो 2v और वी बी जो है बच्चों वो v है, जबकि जो दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल है उसका जो एंगल उसने दे दिया आपको वो दे दिया है 30 डिग्री से 45 डिग्री। अच्छा, अब बच्चों इसमें ना थोड़ा सा आप एक चीज पे गौर करें। ये इसमें मैंने एंगल 45 डिग्री पुट कर दिया, बट हम इसको यहां पे 30 डिग्री इसके लिए अलग से सोल्व करते हैं। देखें, कहते हैं दो प्रोजेक्टाइल्स हैं ए और बी, उनका एंगल है θ1 θ2 हॉरिजॉन्टल के साथ और स्पीड इतनी है, उनकी रेंजेस इक्वल है। पहली बात, अगर रेंज ए की और रेंज बी की क्या है, इक्वल है, तो रेंज ऑफ ए का फार्मूला होगा वी ए का स्क्वायर साइन 2 थीटा ए ओवर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बी साइन 2 थीटा। अच्छा, ए की जगह पर 1 लिखे क्योंकि मैंने θ1 θ2 बोला, डिवाइडेड बाय जी, जी जी से कटा। वी ए जो है बच्चों वो वी है, वो आ गया वी स्क्वायर, और साइन 2 θ1, θ1 कितना है 30 डिग्री। जब आप यहां पे 30 डिग्री पुट करेंगे तो 30 डिग्री इंटू 2 60 डिग्री होगा, तो यहां पे आ जाएगा वी स्क्वायर साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री वी स्क्वायर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब वी बी जो है वो 2v है, तो 2v का स्क्वायर और जो साइन 2 θ2 है, ये आप लोगों ने बेसिकली θ2 तो मालूम करना है। अच्छा, अब ये बन जाएगा साइन 60 होता है √3/2, ये वी स्क्वायर यहीं पर रहने दें, ये बन जाएगा 4v स्क्वायर साइन 2 θ2। अच्छा, वी स्क्वायर से कटा, ये 4 इधर आगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, √3/8 इज इक्वल टू साइन 2 θ2 आया। साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 2 θ2 बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स √3/8। और जब बच्चों हम यहां पे θ2 निकालेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स √3/8। तो आपकी इस एमसीक्यू का आंसर बन गया डेल्टा। अगर 45 डिग्री का एंगल होता तो बच्चों फिर ये आंसर बनना था इसका 1/2 साइन इनवर्स 1/4, फिर बीटा बन जाना था। ये 45 डिग्री के लिहाज से सोल्व किया हुआ है। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट, अ ग्रास शॉपर कैन जंप अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर if it continue to jump in this manner spending negligible time on the ground, then the speed with which the grasshopper jump approximately। बच्चों आप लोगों को मैक्सिमम डिस्टेंस उसने दे दिया है, आपने उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, उसने जंप किया है मैक्सिमम डिस्टेंस का, यानी ये रेंज आपको दे दी है 1 मीटर। कहता है अब अगर वो इसी मैनर में अपना जंप कंटिन्यू करता है तो कहता है बताएं उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखें R इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर जी बनेगा। क्या ख्याल है, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर दी ना, मैक्सिमम डिस्टेंस का उसने जो जंप लगाया आगे, तो बच्चों तो यहां से v बराबर आ जाएगा √GR के। अब रेंज 1 है तो ये √G बच गया 9.8, और √9.8 जो होता है बच्चों ये तकरीबन बराबर आ जाएगा 3.16 के। सो योर आंसर इज चार्ली। फिर उसके बाद कहता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट डिक्रीजिंग स्पीड निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वेयर विल द एरोप्लेन बी व्हेन द बॉल रीच द ग्राउंड। बच्चों पहली बात, एयर रेजिस्टेंस जब आप लोगों ने निगलेक्ट कर दी है तो होगा क्या कि जो कहता है एक बॉल है उसको ड्रॉप किया है एक एरोप्लेन से और वो हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट डिक्रीजिंग स्पीड के ऊपर फ्लाई कर रहा था। ठीक है, निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, वेयर विल द एरोप्लेन बी व्हेन द बॉल रीच द ग्राउंड। तो बच्चों जारी बात है एरोप्लेन तो आगे को निकल गया होगा और जो बॉल है वो क्या करेगी, एरोप्लेन जो है कहते हैं वेयर विल द एरोप्लेन व्हेन द बॉल रीच द ग्राउंड। तो बच्चों आपको पता है जब वो आगे को जा रही थी हॉरिजॉन्टली
तो होगा क्या कि हॉरिजॉन्टली उसका इनर्शिया, बॉल का जो इनर्शिया होगा वो क्या करेगा, वो उसको आगे को लेकर जाएगा। और एरोप्लेन की तो स्पीड पहले से क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जब उसके अंदर से बॉडी ने निकलना है, उसके बाद उसका इनर्शिया उसको आगे लेके आना है और ग्रेविटी ने नीचे लेके आना है। तो वो होना क्या है कि बॉल आगे निकल जानी है और एरोप्लेन ने क्या रह जाना है, पीछे रह जाना है। तो आपका आंसर है बिहाइंड द बॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है कि एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली इस स्पीड के साथ, हाइट उसकी 50 मीटर है। कहता है व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये पॉइंट ए से वर्टिकली इस जगह पर है। कहता है एक बॉडी को ड्रॉप किया गया उसमें से और बॉडी जो है वो जमीन के ऊपर आके पॉइंट बी पर टकराती है। तो कहता है ये ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोगों ने बतानी है। तो बच्चों मेरी बात सुने, वही बात, आपके पास एच की वैल्यू कितनी दे दी है, 50 मीटर दे दी गई है। वी आपको कितना दे दिया गया है, 100 किलोमीटर पर आवर दे दिया गया। इसको आप लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला होता है वी एक्स इंटू टी। अब टी निकलेगा अंडर रूट 2h/g से। तो बच्चों हम कह सकते हैं वी एक्स अंडर रूट 2h/g। अब आप लोगों ने h की वैल्यू भी पुट कर देनी, g की वैल्यू भी पुट कर देनी। वी एक्स आपके पास है, जब आप इसको बच्चों पुट कर देंगे आपका आंसर अल्फा आ जाएगा। A body is projected with kinetic energy K at an angle 45 degree with the vertical. Its kinetic energy at the highest point. पहली बात, हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा होती है। तो बस अब देखिए, कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल को जब आपने थ्रो किया उसकी काइनेटिक एनर्जी K है, ओके, और उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री है। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, उसका स्केल लेंगे तो वो बच्चों 1/2 बन जाएगा। तो जो हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो k/2 आ जाएगी। सो योर आंसर इज चार्ली। अ प्लेयर हिट्स अ फुटबॉल ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम when which comes flying towards him with a velocity of 10 meter per second. If the impact lasts for 1/50 second and the ball bounces back with the velocity of 10 meter per second, what is the average force? बच्चों फोर्स का फार्मूला होता है डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी यहां पर जब वो टकरा कर वापस आ रहा है बाउंस बैक होकर तो चेंज इन मोमेंटम होता है -2 mv डिवाइडेड बाय टी आ गया। अब -2 यहीं पे रहने दे, m 0.5 है और v जो है वो 10 है और जो t है बच्चों वो कितना है आपके पास 1/50 है। तो 0.5 से 2 से गया 50 ऊपर जाएगा तो ये आंसर बनेगा -500 न्यूटन। तो ये रिटार्डिंग फोर्स लगेगी, तो आंसर आएगा ब्रावो। नेक्स्ट कहता है जी a projectile of mass 50 kilogram is shot vertically upward with an initial velocity of 100 meter per second. After 5 seconds it explodes into 2 fragments, okay, one of which having a mass of 20 kilogram is traveling vertically upward with a velocity of 150 meter per second. What is the velocity of the other fragment at that instant? लो जी, माशाल्लाह कितना अजीबोगरीब सवाल दे दिया। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखें, कहते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, उसका मैस 50 किलोग्राम है, उसको वर्टिकली अपवर्ड ऐसे शूट किया गया, ठीक है, ओके, 50 किलोग्राम इसका मैस है और इसको 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से क्या किया गया है, ऊपर को थ्रो किया गया। 5 सेकंड गुजरने के बाद सपोज करिए यहां पर आ गया और यहां पर आके बच्चों वो क्या हो गया है, एक्सप्लोड हो गया है 2 फ्रेगमेंट्स में। अच्छा, यहां से ये 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगली बात ये कहते हैं वन ऑफ विच ऑफ मैस, उनमें से एक का मैस 20 किलोग्राम है तो जाहिर बात है दूसरे का कितना होगा, 30 किलोग्राम ही होगा। कहता है जो 20 किलोग्राम वाला है ना वो अपवर्ड जा रहा है 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। कहता है बताओ इस वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी। तो भाई पहली बात तो आप मुझे ये बताएं, जब ये यहां पर पहुंचा है 5 सेकंड गुजरने के बाद, तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है, पहले आपको सबसे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इस 50 किलोग्राम वाले ने जब 5 सेकंड के बाद यहां पे पहुंचना है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। आपको फार्मूला पता है vf इज इक्वल टू वी आई माइनस gt लगेगा क्योंकि बॉडी ऊपर को आई है, वी आई है 100 माइनस g 10 है और t है 5। तो बच्चों आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है इस वक्त वो कितनी है, 50 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू दोनों फ्रेगमेंट्स के मोमेंटम्स का सम, ठीक है। अब टोटल मैस कितना था 50, टोटल वेलोसिटी कितनी थी, जो फाइनल वेलोसिटी आई है उसकी वो आई है 50, इज इक्वल टू m1 है 20 और उसकी वेलोसिटी है 150, जबकि m2 है 30 और उसकी वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। तो ये बन जाएगा 2500 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3000 प्लस 30 v2। ये जब इधर आएगा तो बच्चों ये माइनस हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -500 इज इक्वल टू 30 v2।
तो ये 0 0 से गया और -50 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आ गया V2। तो बच्चों यहां से क्लियरली नजर आ गया जो V2 आपके पास आएगा वो बराबर आ जाएगा -15 मीटर पर सेकंड। तो जस्ट आपने यहां से कैलकुलेशन करनी है, तो बच्चों आपके पास जो आंसर आ गया वो -15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, वो चार्ली बन जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 2 किलोग्राम इज फायर्ड एट 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड दिस, व्हाट इज द मिनिमम मोमेंटम वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों वही P इज इक्वल टू mv cos थीटा, बात खत्म। मैस भी है, v भी है और एंगल भी हॉरिजॉन्टल से दिया 60 डिग्री पुट कीजिएगा, आपका आंसर डेल्टा आ जाएगा। अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी के इट्स रेंज इज 400 मीटर। ठीक है, उसकी रेंज कितनी है बच्चों, 400 मीटर है, 400 किलोमीटर है। कहता है मिनिमम इट विल हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद बच्चों मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हाईएस्ट पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट। और हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वो टोटल रेंज का हाफ होगा। तो टोटल रेंज का जो टोटल रेंज 400 तो हाफ कितना होगा, 200 किलोमीटर होगा। इसके बाद कहता है एक फाइटर जेट फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ at a height of 500 meter above the ground release a bomb when the target 4 kilometer ahead is sighted. At what speed must the jet be flying in order to hit the ground? अब बच्चों अगर आप इस एमसीक्यू को थोड़ा गौर से देखें, एक फाइटर जेट जो है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 500 मीटर। उसने 4 किलोमीटर दूर अपना एक टारगेट देखा। ठीक है, 4 किलोमीटर उसने दूर अपना क्या देखा, एक टारगेट देखा है। कहता है बताएं किस स्पीड के ऊपर वो क्या काम करेगा, जेट को फ्लाई करवाएगा कि वो जाके टारगेट से टकरा सके। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये आपके पास 4 किलोमीटर रेंज है और जो हाइट है आपके पास वो इतनी है। तो वही बात फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू VX, यानी जो वेलोसिटी आपने देनी है इनटू टाइम। 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये भी 4 किलोमीटर ही होगा ना बेसिकली, ये 4 किलोमीटर है यहां पे टारगेट। तो यहां से आपने उसको ऐसे थ्रो करना है, किस वेलोसिटी से फेंकेंगे, उसकी किस वेलोसिटी से फेंकेंगे वो 4 किलोमीटर से नीचे आए। तो बच्चों आपके पास R तो 4 किलोमीटर है, टाइम आप निकाल लेंगे तो वो कैसे निकलेगा, VX टाइम का फॉर्मूला 2h/g। अब आपके पास h भी है, तो आपने क्या काम करना है, VX निकालना है, तो R इंटू G/2h करें तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड हमने पहले भी MCQ किया हुआ है। इसके बाद कहता है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज एंड हाइट बिकम इक्वल टेंजेंट इनवर्स 476 डिग्री। और शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अबव द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम। बच्चों T इज इक्वल टू 2VI sin थीटा ओवर G, टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा अल्फा। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट इज मिनिमम नॉट जीरो ड्यू टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और सॉरी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि वर्टिकल तो जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल तो मौजूद रहता है ना। उसके बाद कहता है ये प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनके 4 एंगल्स हैं। कहता है द रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज उस एंगल के ऊपर मैक्सिमम होगी जो 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री नहीं होगा, 45 डिग्री के करीब तरीन आंसर 37 डिग्री है। इसके बाद टू इंप्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड अ लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ, क्योंकि रेंज 45 डिग्री पे मैक्सिमम होती है तो 45 डिग्री के ऊपर उसको करना पड़ेगा। अब प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 140 मीटर, बताएं उसकी हाइट कितनी होगी। H इज इक्वल टू मैक्सिमम रेंज डिवाइडेड बाय 4। 3 MCQ पहले भी इस तरह के किए हैं बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 35 मीटर। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, उसका फार्मूला आप लोगों को पता है 2VI स्क्वायर ओवर G, साथ में sin 2 थीटा, sin 2 थीटा को ओपन करो ये बन जाएगा। R इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा, कहते थीटा बताओ, वही फार्मूला, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 4h/r। हमने फार्मूला ये याद रखा हुआ है, मास्टर फार्मूला इसका। टेंजेंट इनवर्स यहीं पर, 4h यहीं पर, R की जो वैल्यू है वो है 4√3h। 4 से कटा, R से कटा, H से कटा, तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3, 1/√3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सो योर आंसर इज अल्फा। इसके बाद बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, अ गैस फिल्ड बलून, पहले भी आया। प्रोजेक्टाइल मोशन इज, आपको पता है 2 डायमेंशनल मोशन होती है। कहते हैं एक पार्टिकल कवर करता है 50 मीटर डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ, तो कहते हैं ऑन द सेम सरफेस इट विल कवर अ डिस्टेंस व्हेन प्रोजेक्टेड एट डबल स्पीड। बच्चों आपको पता है जो रेंज होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप स्पीड को डबल कर देंगे तो रेंज जो है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर। A ball is thrown upward and it returns to the ground, describing a parabolic path.
तो कहता है बताओ इसमें से कौन सी चीज ऐसी है उसकी पूरे ट्रेजेक्टरी के दौरान जो कांस्टेंट रहेगी, वो हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट रहता है। इन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इट्स, हाँ जी याद रखिएगा, टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। A man projects a coin upward from the gate of a uniformly moving train. The path of the coin for the man will be, बच्चों उसका पाथ होगा वर्टिकल, स्ट्रेट लाइन ही होगा। उसकी वजह क्योंकि जब मैन ने टॉस किया है कॉइन को, कॉइन जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी अचीव करेगा और वो ऊपर को मूव करेगा, मगर और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी क्या करेगा, बट आल्सो रिक्वायर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड द मैन इन द ट्रेन इज सेम, क्योंकि वो बंदा मूविंग कंडीशन में है, बॉल भी मूव कर रही है, वो भी मूव कर रही है, तो लिहाजा वो उसको सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी ही शो होगी और उसको सिर्फ पैराबोलिक पाथ नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई बंदा बाहर होगा जमीन के ऊपर, उसको कौन सा पाथ नजर आएगा, पैराबोलिक पाथ नजर आएगा। नेक्स्ट, द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ई। एयर इसको इग्नोर कर दें, कहता है बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी जमीन से टकराने से पहले कितनी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको पता है जो होगी वो बराबर हो जाएगी, फार्मूला तो नहीं लगेगा क्योंकि ये तो हाईएस्ट पॉइंट का आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनटू कोस स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे ना पहले फार्मूला लिखते हैं जिस तरह मैंने लिखा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। ओ भाई क्वेश्चन तो गौर से पढ़ो। कहते हैं जब आपने उसको इनिशियली लॉन्च किया इस एनर्जी के साथ, तो कहते हैं जमीन से आगे टकराएगी। भाई बॉडी जिस वेलोसिटी से या जिस काइनेटिक एनर्जी से थ्रो की जाती है प्रोजेक्टाइल को, वो उसी से आगे टकराता है। तो आंसर इज डेल्टा। इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के अंदर होता है और वेलोसिटी जो होती है वो आपको पता है वो क्या नाम है टेंजेंट के अलोंग होती है। डेल्टा आंसर है। द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो फार्मूला पता है, h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर 8। तो बच्चों यहां से जब आप लोग t निकालेंगे तो t बराबर आ जाएगा √8h ओवर जी, अल्फा आंसर बन जाएगा। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, बच्चों प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। शुरू में बताया था मैंने आपको। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट अ सर्टेन प्लेस इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये पहले भी आया है। कहता है प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के ऊपर थ्रो किया है, रेंज इतनी है, वेलोसिटी कितनी होगी, रेंज का फार्मूला लगाएं, वेलोसिटी आ जाएगी, डेल्टा आंसर आएगा। एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फायर किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद द स्पीड दिस, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की गई है 4 सेकंड के बाद। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाएं, t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर जी। तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा, v यहां से निकाल लीजिएगा तो वो आंसर आ जाएगा चार्ली 50 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद कहता है एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 400 मीटर एंड इट्स टाइम इज दिस। जी इतना कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या होगा, फार्मूला भी बताया था, r इज इक्वल टू vx इनटू t। तो बच्चों यहां से आप लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालने, पहले भी इस तरह के 3 एमसीक्यू सोल्व किए हैं। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 6000 मीटर एंड इट्स पीक पॉइंट इज 3000 मीटर हाई। हाउ फार हॉरिजॉन्टली इज द पीक पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों याद रखिएगा जितनी पॉइंट वो कितना कहता है, हाउ फार हॉरिजॉन्टली इज द पीक पॉइंट कितना ऊपर होगा, जितनी उसकी हाइट होगी। तो आंसर है 3000 मीटर। ये तो सिंपल सा था। इसके बाद अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट P and follows a parabolic path. The highest point reached is T. The vertical component of the acceleration of the stone. Vertical component of the acceleration बच्चों आपको पता है ग्रेविटेशन होता है वो हर जगह पे सेम रहता है। आंसर डेल्टा था। The range of the projectile at 45 डिग्री with the velocities. बच्चों वेलोसिटी का फार्मूला, रेंज का फार्मूला पुट करें, थीटा भी दिया हुआ, वेलोसिटी भी दी, आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है जी कि ये प्रोजेक्टाइल्स की जो रेशियो होगी वो क्या होगी, इससे रिलेटेड पहले भी आया कि देखिए इन एंगल्स का सम 90, जिन एंगल्स का बच्चों आप लोग देखें ना जी 90 वाली को बात छोड़ें, वो आप लोगों को याद होगा ना, मैंने आपको बताया था पहले भी शुरू में कि अगर एंगल को इक्वल एक्सीड करवाएं और इक्वल उसी अमाउंट से फॉल करवाएं तो उनके ऊपर रेंजेस इक्वल होती हैं। सो आंसर इज डेल्टा। न्यूमेरिकल में से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। An object is thrown along a direction inclined at an angle 45 degree with the horizontal direction. The horizontal range of the projectile, याद रखिएगा भी बता के हैं, वो रेंज होती है वो 4 टाइम्स हाइट के बराबर होती है, मैक्सिमम रेंज होती है। तो इसका आंसर है बच्चों डेल्टा। फिर एक प्रोजेक्टाइल है, उसको थ्रो किया गया स्पीड v के साथ एंगल थीटा के ऊपर, उसकी रेंज इतनी है। कहता है उसकी v और थीटा सेम है, मून के ऊपर कितनी होगी, रेंज का फार्मूला होता है vi स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो क्लियरली नजर आ रहा है कि रेंज का जी के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो जी जो होता है वो मून के ऊपर 1/6 होता है, तो रेंज होगी वो पहले से 6 गुना बढ़ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 6r। एक स्टोन को जस्ट रिलीज किया गया मूविंग ट्रेन की विंडो से, तो बच्चों उसके बाद कहता है अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक द स्टोन विल हिट द
ग्राउंड, तो बच्चों बताओ उसका पाथ क्या होगा, सारी बात है पैराबोलिक पाथ होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑल आर द एग्जांपल्स, इसको आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद कहता है अ जेट प्लेन फ्लाइज इन द एयर बिकॉज, उसकी वजह क्या है, कहता है जेट प्लेन फ्लाई करता है एयर में किस वजह से, द ग्रेविटी डज नॉट एक्ट ऑन द बॉडीज मूविंग विद द हाई स्पीड्स, नहीं ये तो गलत है। द थ्रस्ट ऑफ द जेट कंपनसेट्स फॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कंपनसेट्स का मतलब है मुआवजा, अभी बताता हूं, ये देखें ये लिखा हुआ है इनिशियली व्हेन द प्लेन इज टेकिंग ऑफ द थ्रस्ट फोर्स इज मोर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये तो बात डालना, फिर ये ऊपर को उड़ेगा अगर ऊपर उसको थ्रस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा लगेगी। अच्छा, व्हेन इट इज इन एयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर जो है वो कंपनसेट कर जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है तकरीबन बाय द थ्रस्ट ऑफ द जेट से। बट व्हेन द प्लेन लैंड करने लगता है तो बच्चों थ्रस्ट फोर्स जो होती है वो क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से कम होती है और उसकी लैंडिंग हो जाती है। ये पूरे एरोप्लेन के मूविंग का प्रिंसिपल है। तो यहां से हमने जो देखना है कि जब वो एयर में तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो थ्रस्ट फोर्स से क्या हो जाती है, कंपनसेट होती है। सो इसका आंसर है ब्रावो। एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के एंगल पर काइनेटिक एनर्जी E के साथ थ्रो किया गया, ये पहले भी आया बच्चों, आपको आंसर बताया था E/2 है, ये पहले ऊपर कर चुके हैं। इन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये भी पहले आया था, आपको बता चुका हूं। द प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी vi एट सम एंगल थीटा, इस रेंज इज r, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल, रेंज डायरेक्टली क्वेश्चन होती है v स्क्वायर के, तो अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे रेंज 4 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद कहता है एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड एट 100 किलोमीटर पर सेकेंड, हाउ फार फ्रॉम द ग्राउंड इट विल स्ट्राइक, वही बात बच्चों 490 मीटर की हाइट है, ये पहले भी आया अगर आपको याद हो, 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, तो कहता है बताओ कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो x इज इक्वल टू वही vx इंटू टी, तो t निकालना है तो vx ये है तो √2h/g, ठीक है। तो बच्चों आप पहले t निकाल लें, उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करवा दें तो आंसर आ जाएगा 1 किलोमीटर, ये पहले भी हमने किया है। अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, जब एयर रेजिस्टेंस मौजूद होगी तो बॉम्ब क्या करेगा बच्चों, याद रखिएगा इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस बॉम्ब विल ड्रॉप एट प्लेस एग्जैक्टली बिलो द एरोप्लेन, बट व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट एयर रेजिस्टेंस बॉम्ब विल फेस डिसेलरेशन इन इट्स वेलोसिटी, जिसकी वजह से इट विल फॉल ऑन द अर्थ एग्जैक्टली बिहाइंड द एरोप्लेन। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉल्स टू द अर्थ बिहाइंड द एरोप्लेन बीटा। इससे रिलेटेड पहले भी एक एमसीक्यू है, तब भी बताया आपको मैंने। Next, as a rocket is accelerating vertically upward at this acceleration near Earth's surface, it releases a projectile. Immediately after release, the acceleration of the projectile कितना होगा बच्चों, जब भी उसको रिलीज कर देंगे तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, 9.8 होगा, अल्फा आंसर है। उसके बाद क्या कहते हैं जी एक प्रोजेक्टाइल है, उसको थ्रो किया गया स्पीड v के साथ एंगल थीटा के ऊपर है, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है r। फॉर द सेम v एंड थीटा इट्स रेंज ऑन द सरफेस ऑफ द मून, बच्चों मून के ऊपर आपको पता है g की वैल्यू 6 गुना कम हो जाएगी, तो रेंज का g के साथ इनवर्स रिलेशन है तो रेंज 6 गुना बढ़ जाएगी, तो आंसर है 6r। द रेंज ऑफ द पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज 1.5 किलोमीटर, कहता है बताएं उसकी रेंज कितनी होगी अगर उसको 45 डिग्री के एंगल पर लॉन्च किया जाएगा, तो r1/r2 इज इक्वल टू आपको पता है sin 2 थीटा 1 ओवर साइन 2 थीटा 2, तो बच्चों आप यहां से जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आपकी रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 3 किलोमीटर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ये वैसे भी मैंने इसको सोल्व कर दिया, ऐसे देखने में वैसे कर लें। उसके बाद क्या कहता है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच रेंज इक्वल टू हाइट, वो होता है 76 डिग्री या टेंजेंट इनवर्स 4, पहले भी बताया। The range of the projectile for a given initial velocity when the angle of projection is 45 degree. The range will be minimum if the angle of projection, बताएं जी angle of projection कितना होगा, रेंज मिनिमम होगी जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 180 डिग्री होगा, सॉरी जब एंगल जो है वो कितना होगा, हाँ 90 डिग्री, क्योंकि रेंज के फार्मूले में आपको पता है 2 थीटा आता है, तो जब 290 पुट करेंगे तो साइन 290 जीरो हो जाएगा तो रेंज जीरो हो जाएगी, तो मिनिमम इसी पे आएगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद कहता है जी अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस विद द सेम स्पीड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया, अच्छा एरिया होगा पाई आर स्क्वायर मैक्सिमम रेंज का, ठीक है। अब मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आपको पता है v स्क्वायर ओवर g होता है, बार स्क्वायर अपनी जगह पर, तो पाई v की पावर 4 ओवर g का स्क्वायर बन जाएगा, सो योर आंसर इज डेल्टा। वेरी सिंपल सा एमसीक्यू था। इसके बाद बच्चों कहता है अ बॉल इज रोल्ड ऑफ द एज ऑफ अ हॉरिजॉन्टल टेबल एट अ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड, इट हिट्स द ग्राउंड 0.4 सेकंड लेटर आफ्टर, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखें एक बॉल है
ठीक है, वो ऐसे रोल ऑफ करती आ रही है और वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां से अपनी जगह छोड़ती है और वो ऐसे करती करती ऐसे जमीन के ऊपर बच्चों पहुंच गई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं 0.4 सेकंड के बाद पहुंची है। कितने टाइम के बाद पहुंची है? 0.4 सेकंड के बाद वो पहुंची है। कहते बताइए अभी इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? बच्चों पहली बात, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आपको पता है वो होगा vi प्लस gt, यानी वर्टिकल कंपोनेंट की अगर बात करें तो यहां पर तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा ना, तो फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा? vi जमा gt, तो vi तो 0 है तो gt, तो बच्चों जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जमीन से आगे जिस वेलोसिटी से टकराएगा वो वेलोसिटी बच्चों कितनी होगी? द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बच्चों कितना है? ये अभी जिस ये जो इसकी वेलोसिटी है ये ना वर्टिकल, वो है ये 4 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल आपको पता है कांस्टेंट रहती है, वो 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो जब रिजल्टेंट वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की वो आई 4√2 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आगे इसने जमीन से टकराना है। ओके, एक डाटा ये निकला। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो एंगल होगा 45 डिग्री। एंगल ये निकल गया, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। अच्छा, उसके बाद हाइट ऑफ द टेबल निकालनी है 1/2 GT स्क्वायर का फार्मूला लगाएं। जी यहां पे T आप लोगों ने निकाल लिया है। हाइट इसकी जो है वो आ गई है 0.8 मीटर, ये हाइट भी आ गई है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है वो बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज बोलते हैं V इंटू टी। V हमने निकाल लिया, T हमारे पास है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 1.6 मीटर आया, यानी ये आया 1.6 मीटर। अब हम ऊपर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है इट हिट्स द ग्राउंड एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 3.2 मीटर, नहीं तो 1.6 है, ये गलत होगी। द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड 4, नहीं हो तो 4√2 है, ये भी गलत होगी। द हाइट ऑफ द टेबल 0.8 मीटर, ये सही है। और एंगल कितना है? ये 90 डिग्री नहीं बल्कि 45 डिग्री था, तो आपका आंसर है चार्ली। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू प्रोजेक्टाइल मोशन का। बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट व्हेन अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, दे विल हिट द ग्राउंड। आपको बताया था साइमल्टेनियसली, क्योंकि टाइम जो है वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अलावा वो वेलोसिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों आंसर है इसका चार्ली। तो लो जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के एमसीक्यू सही हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला होता है, तो आप मेरे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मुझे वॉइस मैसेज करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करके तो मेरे से जो है उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, और अगर आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन का डिटेल्ड लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन का डिटेल्ड लेक्चर जो है वो चैनल के ऊपर से जाकर ले सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दें या यूट्यूब के ऊपर लिखें फिजिक्स का गुरु, तो वहां पर ये चैनल ओपन हो जाएगा, तो आप वहां से भी अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।